अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज़ तुलबा तालिबात, पिछले लेक्चर में हमने लेफ्टेनी की मुश्किलें, इसमें हम ये देख चुके हैं कि मुसन्निफ जिनका नाम कर्नल मोहम्मद खां है, ये इंटरव्यू में कामयाब होने के बाद ट्रेनिंग के लिए महू पहुंचे हैं और स्टेशन पे जो उनकी तवक्कात थी वो तवक्कात पूरी न होते हुए उनके साथ क्या मामला हुआ और उन्हें किस तरह की जगह पर रखा गया हमने देखे। अब इस लेक्चर में हम देखते हैं कि आगे क्या हुआ। सफ़ा नंबर 30 पे देखिए, अपनी दरसी किताब में सफ़ा नंबर 30 पे पहला इख्तिबास ऊपर से। थोड़ी देर के बाद साथ के कमरे में खाने के लिए गए। अंग्रेजी खाने और देसी खाने के अंदाज में तकरीबन वही फर्क है जो अंग्रेजी और उर्दू बोलने में है। जिस तरह एक नव आमोज की जुबान से अंग्रेजी अल्फाज या मुहावरे फिसल जाते हैं, उसी तरह हमारा अंग्रेजी मटर गोश्त भी हमारे अनाड़ी छुरी कांटों की जद में न आता था। अब इन्होंने बात बताया कि जब वो वहां चले गए, मेस में खाने के लिए गए, तो हमारे देसी खाने, हमारे इलाकाई खाने और अंग्रेजों के खाने अलग होते हैं। तो वहां जो होते हैं वो चम्मच और कांटे होते हैं और चम्मच से और कांटों से वो खाना खाया जाता है। तो उन्होंने कहा कि जो भी चीज आई थी, मटर गोश्त था, मटर था, जो भी थे, वो चीजें क्या होती थी, कांटे डालने से, कांटे में लेने से, चम्मच में लेने तक इधर से उधर चल फिर रही थी। इधर हाथों से खाना खिलाफ शान था और अंग्रेजों की स्टाइल या अंग्रेजों का तरीका यह था कि वो हाथों से नहीं खाते थे, कांटे और चम्मच से ही खाना खाते थे। लेकिन बर्जा व रगबत फाका करना भी मुमकिन न था। यानी उनका कहना यह था कि अगर कांटों से खाते रहेंगे, चम्मच से खाएंगे तो भूखे रह जाएंगे और भूखा रहना अपने हमें बर्दाश्त नहीं हो सकता था। लिहाजा जिस तरह बोलते बोलते अंग्रेजी जवाब दे जाए तो उर्दू पढ़ात या जुबान साफ कर ली जाती है। जैसे अंग्रेजी बोलते बोलते कभी अंग्रेजी लफ्ज सामने नहीं आता तो उस वही जगह उर्दू का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। उसी तरह इन्होंने क्या किया, खाने में उसको इस्तेमाल किया। अंग्रेजी खाना हाथ पर साफ कर लेते हैं। बाज हजरात अलबत्ता ऐसे भी थे जो लेफ्टिनेंट के एहतराम में औजारों की वसातत के बगैर कोई चीज हलक से उतारते ही न थे। कुछ लोग जो साथ में थे वो कांटों से ही खाते थे और कांटों से खाना पसंद करते थे, हालांकि उसमें उनको तकलीफ हो रही थी और बहुत कम खाया जा रहा था। लेकिन अब मुसन्निफ कह रहे कि दरमियान में मैं जो भी चीज थी वो हाथों से भी खा लेता था। इनमें से कई एक को देखा कि छुरी काटा लिए प्लेट में मटरों का ताकुब कर रहे। ताकुब करना, पीछा करना, ताकुब करना, पीछा करना के पीछा कर रहे। और मटर है कि इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे उधर निकले। किस्सा मुख्तसर इसके कि उन मटरों को कोई गजिन पहुंचता, नुकसान पहुंचता, तकलीफ होती। तो जो मटर थे वो क्या बोले थे, बोलो, उनको बगैर कोई तकलीफ पहुंचे वो इधर से उधर चम्मच के सहारे, चम्मच से उठाने की कोशिश कर रहे थे, वो इस तरफ से उस तरफ हो रहे थे। बेरे प्लेटें उठाकर चल दिए और लेफ्टिनेंट साहिबान अपना सामू और छुरी काटा लेकर रह गए। कुछ लोग ऐसे थे जो हाथ से खाने को ऐबदार समझते थे, तो ऐसे लोग भूखे ही रखे। और मैंने कहा मुसन्निफ ने ऐसे वक्तन फोक्तन लोगों की नजरें बचाकर उन्होंने क्या किया, हाथों से भी खाना खाया। बाज औकात ये भी मालूम न होता था कि बेड़ा जो कुछ सामने रख गया है इसके साथ सुलूक क्या करना है। चुनांचा कानी आंख से उन अंग्रेजों को देखते और पीछे उन इमामों के चमचे और कांटे उठाकर रुकू सुजूद में जाते। अब कुछ चीजें ऐसी रहती थी, इसको खाने का तरीका क्या है, अंग्रेज किस तरह से खाते, हिंदुस्तानी किस तरह से खाते, जो कभी कभी पता ही नहीं चलता था कि जो चीजें दी गई है उसको किस तरह से खाना है। लेकिन मुसन्निफ कह रहे हैं कि हम तिरछी निगाह से अंग्रेजों को देखते थे और अंग्रेज जिस तरह से खाते थे हम उनके पीछे उनकी इक्तिदा करते थे, उनकी तकलीद करते थे और उनकी तरह खाने की कोशिश कर, जिसको है उन्होंने रुकू और सुजूद इस्तेमाल किया। जिस तरह हम इमाम के पीछे, इमाम जैसा रुकू करता है उस तरह से हम रुकू करते हैं, जब सुजूद सजदे में चले जाते हैं सजदा करते हैं। यहाँ मुराद आएगा तकलीद करना, किसी के पीछे चलना। खाना खत्म हुआ तो एंट्री में आए और कॉफी का दौर चला। एंट्री में मतलब रेस्टोरेंट में बाहर आए और वहां कॉफी पीना शुरू कर दिए। कॉफी का दौर चला, लेकिन थोड़ी देर बाद दोनों अंग्रेज कप्तान उठ खड़े हुए और ये खुशगवार मजलिस बर्खास्त हो गए। यानी जो थोड़ी देर पहले खुशगवार माहौल था वो माहौल अचानक क्या हो गया, बदल गया। वहां से उठकर बैरक में वापस आए तो वही गोरा सबको मुखातिब करके कहने लगा
कल सुबह 700 बजे पीटी के मैदान में हाजिर होना है। लिबास, बनियान, नेकर और रबर के जूते। वही गोरा मतलब वही अंग्रेज फिर से आया और चिल्लाकर ऑर्डर देने लगा कि आपको फिर से वहीं आना है और आकर क्या करना है बोलो। ये आपको प्रैक्टिस के लिए, ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया है। कितने बजे? 700 बजे। अब 700 के क्या मतलब होता है आगे दिया उन्होंने। और इतना कहकर अकड़ता हुआ चल दिया, गोया ये गोरा बाज नहीं आ रहा था। वही हरकतें करता जो लेफ्टिनेंट के मुनाफी थी। किसी ने पूछा, अरे यार ये 700 बजे किस बला का नाम है? एक साहब बोले, बेमानी बात है, गोरा अंग्रेजी गलत बोलता है। एक फौजी कैडेट ने आहिस्ता से कह दिया, इसके मानी है सुबह 7 बजे। यानी उसने आकर कह दिया था कि आपको पीटी के लिए निकलना है, मैदान में जाना है और कितने बजे जाना है? 700 बजे जाना है। तो इसका मतलब है कि सुबह के 7 बजे चलना है। दिन भर के थके थे, सुबह तैयार होते होते हम में से कई एक पीटी के लिए 7 बजे से 1-2 मिनट बाद पहुंचे। कॉलेज में हम घंटों देर से पहुंचा करते थे और अगर प्रोफेसर साहब के माथे पर एकाध हल्की सी शिकन आ जाती तो लम्हे भर में बगैर इस तरीके हमवार भी हो जाती थी। लेकिन इस गोरे ने जो हमें जरा देर से आते देखा तो कुछ इस अंदाज से चिल्लाया, गोया भूचाल आ गया। भूचाल आना, जलजला आना। मुसन्निफ कह रहे हैं कि पहला दिन था और पहले ही दिन ड्रिल करने के लिए, पीटी करने के लिए जब मैदान में पहुंचे तो कुछ कैडेट जो थे वो 2-3 मिनट लेट पहुंचे। लेकिन वहां पहुंचने के बाद उन्हें उस सार्जेंट की, यानी जो गोरा था, अंग्रेज था, सार्जेंट था जो उनकी निगरानी कर रहा था, उन्हें ट्रेनिंग दे रहा था, उसने इतने जोर से चिल्लाया ऐसा लगा जैसे कोई जलजला आ गया हो। हालांकि मुसन्निफ कह रहे हैं कि हम कॉलेजेस में, कॉलेज के दौर में, तालीम के दौरान में कई मरतबा कई घंटों तक लेट जाते थे। लेकिन जो हमको पढ़ाने वाले थे, प्रोफेसर हजरत थे, उनके कभी पेशानी पर बल नहीं आते थे और आप भी गए तो फौरन 9-2-11 हो जाया करते थे। इसके पेशानी की शक्ने तो उनकी इस्लाह के लिए इस तरह की बजाय रोलर दरकार था। इनका कहने का मतलब यह है कि उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आया और गुस्सा ऐसा था कि जल्द खत्म होने वाला नहीं था, बहुत ज्यादा देर तक रहने वाला। हम खामोशी से कतारों में खड़े हो गए और पीटी शुरू हुई। पहले तो हमें मैदान के इर्द गिर्द दौड़ाया गया, यानी डबल कराया गया। डबल के ये मानी हमें पहली दफा मालूम हुए। बाद अज़ा चंद ऐसे जावियों पर झुकने का हुक्म मिला जो फितरत के मंशा के सरासर खिलाफ था। अब ड्रिल शुरू हुई और ड्रिल शुरू होने के बाद मैदान में पीटी शुरू हुई। तो पीटी में हमने देखे 12 कि बच्चों को दाएं मोड़, बाएं मोड़, आगे मोड़, पीछे मोड़ कहा जाता है और साथ ही साथ अलग अलग एंगल में, अलग अलग जावियों में झुकने के लिए कहा जाता है। इनको भी वैसा ही कहा गया। और कोई आध पौन घंटे की पीटी के बाद हम तस्कीर फितरत में तो किसी कदर कामयाब हो गए, लेकिन हमारी अपनी तरकीब अनासिर में खासा खलल आ गया। यानी जब पूरी पीटी हो गई तो हम अंदर से बिल्कुल टूट चुके थे। हमारे अंदर की जो चीज, हमारे अंदर की जो कुव्वत थी, कुव्वत भी खत्म हो चुकी थी। पूरी मुकम्मल नहीं खत्म हुई थी, थोड़ी सी हल्की सी और अलग ही महसूस हो रहा था। आखिर पीटी खत्म हुई और हुक्म हुआ कि नाश्ते के बाद फिर यहीं हाजिर होना है और वक्त 9:30 बजे का मिला। फौजी कैडेट से मानी पूछे तो मालूम हुआ कि सुबह के 9:30 बजे मुराद है। यानी वहां 700 बजे कहा गया था और यहाँ 9:30 बजे का वक्त मिला, यानी 9:30 का। साथ ही ये भी खुला कि ये गोरा कंपनी सार्जेंट मेजर है, जिसकी नाफरमानी एक कैडेट की आकीबत के लिए सख्त मुज़िर साबित हो सकती है। अब लफ्ज़ है मुज़िर। मुज़िर के माने होते हैं नुकसानदा और इसके ये मुफीद का मुतजाद है। मुफीद जो होता है फायदामंद और उसका मुतजाद है मुज़िर, नुकसान देने वाला, नुकसानदा। मुफीद और मुज़िर, फायदामंद और नुकसान देने वाला, नुकसान करने वाला, मुज़िर। अब कहा गया कि ये तो कंपनी सार्जेंट है, इसके अंडर में हमको काम करना है, इसके हुक्म की तामील करना है और इसकी हुक्म की तामील न करना गोया हमें इस फील्ड में, इस शोबे में नाकामी का जरिया बन सकती है। नाश्ते के बाद जब मैदान में पहुंचे तो सार्जेंट मेजर को गैर हाजिर पाया। घड़ी देखी तो मालूम हुआ कि वो गैर हाजिर नहीं, हम ही वक्त से पहले पहुंच गए हैं। यानी इन्होंने जब 9:30 पर पहुंचना था तो 2-3 मिनट पहले पहुंचे, जाकर देखा तो सार्जेंट नहीं था।
तो इनको यूं महसूस हुआ कि शायद वो गैर हाजिर है, लेकिन उन्होंने जब घड़ी का वक्त देखा तो यूं महसूस हुआ कि ये पहले पहुंच चुके हैं। गोया फौजी जब्त की पहली खुराक ही इस कदर जोर असर निकली, सही वक्त पर सार्जेंट मेजर नमूदार हुआ तो अपनी फतह पर जरा मुस्कुराया, लेकिन फौरन मुंजमिद हो गया और हमें हुक्म दिया क्वार्टर मास्टर स्टोर में जाकर अपने अपने साइज के बूट ले आओ। अब लफ्ज है मुंजमिद। मुंजमिद होना, ये लफ्ज जमुद से बना है। मुंजमिद लफ्ज बना है जमुद से, यानी ठहराव, एक जगह ठहरना। नुक्ते जमुद और नुक्ते पिल्लाव पड़े हुए, तो मुंजमिद होना जमुद हो जाना, ठहराव, एक जगह रुक गया, रुक कर ऑर्डर दिया कि अब जाकर क्या करेंगे, स्टोर रूम में से जाकर अपने अपने नाप के अपने अपने साइज के जूते ले आएंगे। बूट देखे तो महसूस हुआ कि पहनने को वो चीज दी जा रही है जो गेंडों के पाव के लिए ज्यादा मौजू है, और जब पहनकर 2-4 कदम चलने की कोशिश की तो यूं लगा जैसे नांगा पर्वत घसीट रहे हैं। फौजी कैडेट ने आहिस्ता से कह दिया कि इन बूटों के साथ तो डबल भी करना पड़ेगा। ये सुना तो तमाम सिलसिले कराकरम सर पर आ पड़ा। सिलसिले कराकरम सर पर आ पड़ना मतलब है कि मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ना, ऐसा पहाड़ जिसका सिलसिला खत्म नहीं होता। चाइना में एक इलाका है जिसको कराकरम कहते हैं, पहाड़ का नाम है, इलाके का नाम है, पहाड़ी इलाका है। तो उस इलाकों को यानी ऐसा पहाड़ टूट पड़ा कि उस मुसीबत से हम निकल नहीं सकते, मजबूरन तमाम मुसीबतों को बर्दाश्त करना पड़ेगा। ड्रिल के आगाज से पहले कप्तान साहब ने टर्न आउट यानी यूनिफॉर्म वगैरह का मुआयना किया, और मुआयना किया गया गोया हमें खुर्दबीन के नीचे रख दिया, यानी तमाम चीजें देखी गई। यूनिफॉर्म को बारीकी से देखा गया, हो सर के बालों से लेकर पैर के नाखून तक, जूतों तक, सर पे जो कैप दी गई, तमाम चीजें, पूरे यूनिफॉर्म उन्होंने चेक किया, बारीकी से उसका मुआयना किया। गोया हमें खुर्दबीन के नीचे रखा, माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर बारीकी से देखा जाता है। हमने ड्रिल में शिरकत से पहले फौजी कैडेट को बूट, पट्टी, नंबर, बटन, पेटी, फ्लैश वगैरह दिखा ली थी, लेकिन कंपनी कमांडर साहब ने हमें देखते ही जैसे पहचान लिया और फरमाया, कैडेट नंबर 15, कॉलर पर एक सफेद जर्रा यानी इनकरेक्ट ड्रेस, सजा 3 एक्स्ट्रा ड्रिल। जैसे इन्होंने मुसन्निफ को देखा तो मुसन्निफ के कॉलर पर एक धब्बा था, तो उसकी उनको सजा दी गई कि आपको क्या करना होगा, एक्स्ट्रा ड्रिल करना पड़ेगा, आपको फिर से दौड़ाया जाएगा, ड्रिल करना पड़ेगा। इसके बाद ड्रिल शुरू हुई और खूब तेजी और तुंदी से हुक्म मिलने लगे, बहुत तेजी के साथ, और बहुत एक हुक्म के बाद फौरन दूसरा हुक्म मिलने लगा। सीधे देखो, छाती बाहर, थोड़ी ऊपर, बाजू हिलाओ, हार्ट हिलो मत, मक्खी मत उड़ाओ, हंसो मत, वगैरह वगैरह। और ये फौजी तरबियत के दौरान भी, और फौज जो रहती है तो फौजों के दरमियान ये तमाम चीजें या तमाम तरबियतें दी जाती है, और बारहा इसका मुआयना हर जगह होता है। सावधान में हिलो मत, विश्राम में विश्राम का हुक्म दिया जाता है, सावधान का दिया जाता है, और बार बार कहा जाता है हिलना मत, इधर मत देखो, उधर मत देखो, तो इनको भी वैसे हुक्म दिए गए जिसके हुक्म के वो बारहा तामील कर रहे थे। इन सब में हिलो मत के हुक्म पर अमल करना अजाब अजीम था। अजीम यानी बहुत बड़ा, अजाब अजीम, अजीम यानी बड़ा, तो बहुत बड़ा अजाब था, बहुत बड़ी तकलीफ दा हुक्म था। जब कहा जाता था उन्हें कि हिलो मत, तो हिलो मत जब हुक्म मिलता था तो उन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ होती थी। क्यों होती थी? सीधे बुत बने खड़े हैं कि कान पर खुजली महसूस होती है। अब हाथ को जुम्बिश देना जुर्म है। जुम्बिश देना, हरकत देना, जुम्बिश के माने होते हैं हरकत देना, यानी हाथ को हरकत नहीं दे सकते, कान तक हाथ को नहीं पहुंचा सकते, कंधा कान तक नहीं पहुंच सकता, कान का खुद हिलना मंशाए फितरत नहीं, और वहां तक हाथ ले जाना मंशाए सार्जन नहीं, यानी खुद से कान तो हिल नहीं सकता और कान को हिलाया भी नहीं जा सकता। ऐन उस वक्त एक मक्खी नाक पर नाजिल होती है। मक्खी को दफा करने के लिए फना करने की बेपनाह ख्वाहिश दिल में पैदा होती है, लेकिन सार्जन से आंख बचाना किरामन कातिबीन से आंख बचाना है। किरामन कातिबीन वो फरिश्ते जो हमारे कंधों पर है, दोनों कंधों की दोनों तरफ है कंधों पर, जो हमारा हर लम्हे का हिसाब किताब लिखते रहते हैं, हमारे बारे में अच्छाइयां भी लिखते और बुराइयां भी लिखते, किरामन कातिबीन। जिस तरह से, उसी तरह बारीक निगाह से सार्जन एक एक को देखता रहता था, और जरा क्या किसी की हरकत हो उसको डांटता था। मक्खी को फना करने की बेपनाह ख्वाहिश दिल में पैदा होती है, लेकिन सार्जन से आंख बचाना किरामन कातिबीन से आंख बचाना है।
मक्खी पर दस्त दराजी का ख्याल आता है तो सार्जेंट को गोया हाथ हिलाने के ख्याल ही को देख लेता है। जैसे दिल में ख्याल आता है कि अब मक्खी को भगाना है, तो ये ख्याल ही सार्जेंट को मुतफक्किर कर देता है। सार्जेंट समझ जाता है कि किसके दिल में क्या हो रहा है, और अपनी गैर तालीम याफ्ता तबके के अंग्रेजी में चिल्ला उठता है, डोंट किल नो फ्लाई, यानी मक्खी मत मारो, हिलो मत, मक्खी मत मारो। हाथ वहीं का वहीं सूख जाता है और मक्खी निहायत इत्मीनान से नाक के नशे व फराज का मुआयना करती है। मतलब मक्खी जो आती है वो बहुत ज्यादा परेशान करती है, नाक पर, आंख पर, चेहरे पर चलती फिरती रहती है, जिससे इंसान को तकलीफ होती है। इंसान चाहता है कि उसको हटा दो, लेकिन हटाना मुश्किल हो जाता है क्योंकि यहाँ सार्जेंट का हुक्म है कि बिल्कुल हिलना नहीं, हाथ भी हिलाना नहीं। ऐसे इश्तियाल अंगेज हालात में बेहरकत खड़े रहना सही मानों में नफ्स कुशी थी, यानी अपने आप को मारना ये बहुत बड़ा अजाब था। उस वक्त जिंदगी की वाहिद ख्वाहिश सिर्फ इतनी होती थी कि कब ड्रिल खत्म हो और जी भरकर नाक और कान खुल जाए, और बिल आखिर जब ड्रिल खत्म होती और हम बिला खौफ ताजीर कानों को छू सकते और मक्खियों को उड़ा सकते, तो हमें महसूस होता कि कान खुजाना और मक्खी उड़ाना भी किस कदर अजीम अय्याशी है। यानी हर चीज, हर नेमत का उस वक्त अंदाजा होता है जो जिस वक्त वो नेमत हमसे छीन ली जाती है या उसका इख्तियार हमसे छीन लिया जाता है। अब आम दिनों में, आम वक्तों में इंसान, कहीं मक्खी बैठी है, मच्छर बैठी है, उसको मार भी सकता है, हटा भी सकता है, उड़ा भी सकता है, लेकिन यहाँ सार्जेंट का हुक्म है कि बिल्कुल हिलना नहीं है। ऐसे वक्त में मक्खी भी बैठ रही है, मच्छर भी बैठ रही है, काट भी रही है, तकलीफ भी दे रही है, तो शायद मुसन्निफ का कहना यह है कि ये नेमत जो अल्लाह ने हमको दी है, तो ये नेमत कितनी बड़ी नेमत है, जिसका अंदाजा उस वक्त होता है जब ये नेमत के इख्तियारात हमसे छीन लिए जाते हैं। बल्कि इसी खुशी में वो आबले भी भूल जाते जो उन आहिनी बूटों के अंदर ही बनते और फूटते थे। यानी जब आजादी मिलती थी थोड़ी देर के लिए, तो आजादी मिलने के बाद पैरों में आने वाले छाले, आबले, जो उन जूतों की वजह से आते थे, उसको, उन तकलीफ को भूल जाते थे और अपने चेहरे पर मक्खियों और मच्छर के बैठने की वजह से उसको हटाने की और उसको हाथ लगाने की इजाजत मिलने पर खुशी महसूस होती थी। ड्रिल के बाद तमाम पीरियड पढ़ाई या पिस्तौल और मशीन गन वगैरह की सिखलाई के साथ थे। ड्रिल के बाद तमाम पीरियड पढ़ाई या पिस्तौल और मशीन गन वगैरह की सिखलाई के थे। अगरचे लेक्चरों के कमरों तक जाना भी चप रास्त या ड्रिल के ताबे था। मतलब क्या उसका लेक्चर रूम में जाने के लिए भी ड्रिल के उन्वान पर या जवाबित या उसूलों पर जाना रहता था। मतलब दाएं तरफ से बढ़ो, आगे से तरफ से जाओ, सीधे चलो, इधर मत देखो, सावधान में जाओ और हाथ मत हिलाओ, ये तमाम चीजें होती थी, लेकिन जाने के भी तौर तरीके बताए गए थे। तहम कमरों के अंदर दस्त व पा की हरकत पर पाबंदी थी। दस्त यानी हाथ, पा यानी पैर, यानी हाथों पैरों की हरकत पर कोई पाबंदी नहीं थी। मसलन मक्खी या मच्छर से तहफ़्फ़ुज़ हमारे बस की बात थी। तहफ़्फ़ुज़, हिफाजत, तहफ़्फ़ुज़ यानी क्या, हिफाजत करना। यानी वहां लेक्चर में बैठे हैं तो अगर मक्खी बैठी तो उसको उड़ा सकते हैं, मच्छर बैठे तो मार भी सकते हैं। इनकी नाजायज परवाज पर हम हस्बे जरूरत हाथ पांव हिला सकते थे और फकत इतनी सी आजादी से जिंदगी में कैफ बाकी था। अब जब उन्होंने कहा कि ड्रिल में बहुत ज्यादा तकलीफ होती थी, परेशानी होती थी, लेकिन जब लेक्चर शुरू होते थे तो लेक्चर में हाथ और पैर हिला सकते थे, तो इतना कैफ मिलता था, इतना सुरूर मिलता था, इतनी खुशी होती थी कि जो खुशी ड्रिल में नहीं होती थी। सुरूर मिलता था, एक तरह की मसरत होती थी, शादमानी होती थी, इंबिसात होता था, कैफ होता था। लेकिन यह कैफ ड्रिल में नहीं होता था जो लेक्चर में उनको मिलता था। अलगरज लेफ्टिनी का वो हसीन व जमील कसर जिसे हमने तस्वुरात के मुंह कलम से बनाया। अब देखो लफ्ज आया कसर। कसर के माने थे महल। जो हमने महल तामीर किया था, तस्वुरात में महल तामीर किया था, वो महल। अब लफ्ज है मुए कलम। अब मुंह लफ्ज आता है और एक कलम आता है। अगर इसके माने अलग अलग लिए जाए तो मुंह के माने होते बाल और कलम के माने होते पेन, लेकिन दोनों साथ एक साथ आ जाते तो मुए कलम, यानी जो ब्रश होता है उस ब्रश के आगे जो बाल होते हैं, अगला हिस्सा जो होता है उसको मुए कलम कहते हैं। तो जिस ब्रश के जरिए से हमने जो तस्वुरात बनाए थे, महल के, कसर के तस्वुरात बनाए थे और सजाया था, पहले ही रोज मुनहदम हो गया। हमने जो सोचा था, हम हमारे दिलों में जो ख्यालात थे लेफ्टिनी बनने के, और हमारे दिल में जो बड़ी बड़ी अरमाने आ रही थी कि मैं ये बनूंगा, मैं ओहदा है मेरा बड़ा है, मैं बड़ा हूँ, मेरे पास ओहदा है, सब कुछ है, जिस बात का मुझे गुरूर था, वो पहले ही दिन मुनहदम हो गए। मुनहदम होना है गिर गए। मतलब ये है
कि जो उम्मीदें थी उन उम्मीदों पर पानी क्या हो गया, पहले दिन फिर गया। और ये अभी इब्तिदा थी, जो कुछ आगे हुआ इसकी रोदार तवील भी है और जा गुसल भी है, तवील भी है और जा गुसल भी है। अब गुसल गाफ से है, यहाँ गुसल के माने होते हैं जलाने वाली, तड़पाने वाली, और गाय से गुसल होता है उसके बाद नहाना होता है, लेकिन ये जो गुसल है जलाने वाली, जा गुसल, जा को जलाने वाली। आखिर एक रोज मालूम हुआ कि हम लेफ्टिनेंट हो गए। इतनी तकालीफ बर्दाश्त करने के बाद आखिर में सब कुछ खत्म हो गया, और खत्म होने के बाद हमें एक लेटर दिया गया, मुबारकबाद का लेटर दिया गया, और कहा गया कि आप लेफ्टिनेंट हो गए। चुनांचे हम जाती तजुर्बे की बिना पर कह सकते हैं कि बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा, यानी बहुत मुश्किलों के बाद जब उन्हें ये ओहदा मिला तो बड़े खुश हुए, शादमा हुए, और उन्होंने कह दिया कि कोई भी ओहदा या कोई भी चीज आसानी से हासिल नहीं होती। अब ये सबक यहाँ पे मुकम्मल हुआ, और पूरी सबक में उन्होंने जो तंज व मज़ा के अल्फाज है, जो जुमले इस्तेमाल किए और जो अंदाज, उसलूब जो उन्होंने इस्तेमाल किया है, बहुत ही अच्छा उसलूब है उनका। और उसलूब में उन्होंने बहुत सी चीज़ें हमें सीखने के एतबार से बताई। एक वक्त की पाबंदी, दूसरा हमेशा कोशिश करना, मेहनत करना, जिद्दोजहद करते रहना, और किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए, छोटी चीज़ हो या बड़ी, या कोई छोटा ओहदा हो या बड़ा ओहदा हो, इन तमाम चीज़ों को हासिल करने के लिए मेहनत करना शर्त है। बगैर मेहनत की कोई चीज़ हासिल नहीं होती। तो इस सबक से हमें ये बात भी मालूम है, ये बात वाज़ेह भी हो गई कि कोई भी चीज़ हासिल करने के लिए घर बैठे कोई चीज़ हासिल नहीं होती। उसके लिए मशक्क़तें करना, तकलीफ़ें बर्दाश्त करना, सोबतें बर्दाश्त करना, तकलीफ़ों को बर्दाश्त करने के बाद ही कोई चीज़ हमें हासिल होती है। अब इसमें जो मश्की सरगर्मियाँ हैं वो आपको इंशाल्लाह सेंड की जाएंगी। जो सेंड की जाएंगी उसी को आपको लिखना है। नीचे कुछ न कुछ होमवर्क रहेगा, वो भी आपको अपनी क्लास वर्क की बयान में करना है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।